दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएस के आरओ जो पेपर है आज तक का सारा सॉल्व करेंगे। प्रतिदिन एक वीडियो डालेंगे। चलते हैं 2021 के पेपर से, आइए सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री और भारत पर भ्रमण वाले भ्रमण वर्ष, जिसमें प्रथम दिया है कि फायन कब आया था, 399 से 314 तक था, ठीक है। ह्वेनसांग कब आया था, 629 से 645 तक, ये भी ठीक है। इत्सिंग 679 से 695, नहीं ये गड़बड़ लग रहा। फिर अगला देखते हैं, अल-मसूदी आया था, ये भी गलत, वो आया था 915 से 916 तक। और इत्सिंग कब आया था, इत्सिंग आया था 771 से 694 के बीच में। इसका मतलब दोनों गलत है ऑप्शन, ये क्वेश्चन ही गलत है यहाँ दोस्तों, ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। आइए देखते हैं, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन। इसमें से चारों में से आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। इसमें देखते हैं कि देखिए पहला शासक जो था गोपाल वर्मन था, गोपाल, यशोवर्मन नहीं था। फिर चौथा नंदी वर्मन, हाँ ये भी था। हर्षवर्धन ये भी नहीं था। ये मतलब 2 और 4 सही है। गोपाल और नंदी वर्मन दोनों प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं तीसरा नंबर पे। दिल्ली सल्तनत से निम्नलिखित से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। प्रथम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, दूसरा नसरुद्दीन महमूद, और तीसरा नसरुद्दीन खुसरो, और चौथा है अलाउद्दीन महमूद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देख लीजिए सी नंबर, नसरुद्दीन खुसरो। और चौथा क्वेश्चन हम अब देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद की बलबन की अलाउद्दीन खिलजी। देख लीजिए, इसमें जो है सबसे बड़ी और मजबूत सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। उसने ही सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। और चौथा क्वेश्चन अब चलते हैं, चौथा हो गया ना, हाँ। पांचवा क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन। जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था वो अंतिम कौन था, मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शहाबुद्दीन महमूद की अलीवर्दी खां। आइए देखते हैं। देखिए, मुगल बादशाह द्वारा जो नियुक्त किया गया था अंतिम शासक था मुर्शीद कुली खां, और जो सरफराज खां और महमूद खां, अलीवर्दी खां, ये नहीं थे। अगला आते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देखिए, इस क्वेश्चन में बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद, इसका आंसर हो जाएगा लहना को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सातवां क्वेश्चन, और सातवां आ गया। निम्नलिखित में से भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। कौन ऐसा था जो पुर्तगाल का नहीं था। बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नुनीज। इसको बताइए कि कौन ऐसा यात्री था जो पुर्तगाली नहीं था। देखिए, इसका जो है बारबोसा भी पुर्तगाली था, डोमिंगो पायस भी था, और पीटर मुंडी इटली का था दोस्तों, और फर्नाओ नुनीज भी
पुर्तगाली था। इसका आंसर हो जाएगा सी। और 8वां क्वेश्चन चलते हैं अब। हाँ, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले घटना कौन हुई थी, उसके बाद में श्रेणी क्रम में लगाना है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1913 ईस्वी में, और 1914 में के आसपास वो क्या, एक जो था, कामागाटा मारू जो घटना हुई थी इसी समय हुई थी। फिर अगला क्या है, गोपाल कृष्ण द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये कब की गई थी? ये 1905 में पुणे में की गई थी। फिर तीसरा नंबर क्या है, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1780 ईस्वी में। फिर चौथा क्या कह रहा है, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एक की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी दोस्तों 1784। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया थर्ड नंबर, हिक्की द्वारा बंगाल गजट। ये कब किया गया था? 1780। तो थर्ड आया। और उसके बाद में कौन था? चौथा क्या है? चौथा विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी, इसका हो जाएगा 1784। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। अब अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। नहीं, ये गलत है। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी 10 जुलाई को हुई थी 1800, ना कि जून में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी। ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसको पढ़ सकते हैं आप। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मतलब इसको आंसर चुनना है, कौन कथन कारण की व्याख्या कर रहा है कि नहीं है, कौन सही है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और अगला क्या कह रहा है, वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। देखिए दोस्तों, ये सच है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी, और उनका एक उद्देश्य था कि ब्रिटिश जनमानस को कैसे भारतीय स्थिति के बारे में जागरूक कराया जाए। इसका मतलब ये भी सही है। हम देखते हैं इसका व्याख्या कर रहा है कि नहीं कथन कारण। देखिए, जब भी कथन कारण का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि किस लिए की थी, लगा देंगे 18 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि जनमानस को प्रभावित करना था। मतलब ये सच है, व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्योंकि या इसलिए लगा के चेक करेंगे ना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब 11वां क्वेश्चन आ जाता है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। अच्छा, देखिए, ये ठीक है कि 1919 में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, ये भी ठीक है। और 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था सिविल सेवा में, और यूरोपियों का कम हो गया था, ये भी ठीक है।
इसका आंसर दोनों सही होगा दोस्तों, इसका आंसर दोनों सही होगा, सी होगा आंसर। देख लीजिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या था? मनोरंजन, रंजन, त्रिलोकी, राजेंद्र पांडे। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 12 के मनोरंजन थे, पढ़ सकते हैं इसको। 13वां क्वेश्चन आते हैं। ककोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये कहाँ दी गई थी राम प्रसाद? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी ये गोरखपुर में दी गई थी। इनको गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस में आरोपी बनाया गया था और इनको जो है फांसी दी गई थी 9 अगस्त 1925 को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। अब इसका बताना है दोनों सही है कि एक सही है और इसका व्याख्या कर रहा है कि नहीं। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ना कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। ये देखिए ये सही और गलत, सी आंसर हो जाएगा इसका। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी के बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, आमला, जमींदार। देखिए अंग्रेजों के समय में एक स्थानीय दरोगा बहुत ताकतवर होता था, इसे शानो शौकत कहा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। सोचिए क्या है सही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। क्या ये दोनों सही है कि एक सही है? आइए देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो है दोनों सही है दोस्तों। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना और 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। तो इसका मतलब दोनों सही है 16 का। इसका हो जाएगा आंसर सी। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त प्रसाद। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसका मतलब हो जाएगा आंसर इसका बी। और 18 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, युद्ध और वार्स को दोनों को मिलान करना है। देखिए कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ और द्वितीय फ्रांसीसी आंग्ल मैसूर कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ। आइए मिलान करते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से 84 के बीच में। और दोनों युद्धों में हैदर अली ने भाग लिया था। और फिर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था 1750 से 54 के बीच में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 1805 के बीच में युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में युद्ध हुआ था।
इसका मिलान करेंगे तो आंसर ए सही हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको पढ़ सकते हैं। उन्नीस क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सबसे लास्ट तक चलना है। करजन की वायली हत्या देख लेते हैं कब हुई थी। खुदीराम बोस की मृत्यु, और फिर बाल गंगाधर द्वारा केसरी समाचार पत्र का कब शुभारंभ किया गया, और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। और ये मिलान करते हैं कब क्या हुआ था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ 4 जनवरी 1881 ईस्वी में किया गया। वहीं खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 ईस्वी में, और करजन वाली की हत्या 1 जुलाई 1909 में। अब्दुल कलाम आजाद अल हिलाल समाचार पत्र का आरंभ किया गया था 1912 में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, दूसरा, फर्स्ट, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा पहला। और 20वां क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाँ, 20वां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। देखिए, 40% कि 45% कि 50% कि 55%। देखिए, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था इसमें कि इसका आंसर होगा 52%। 55 ज़्यादा हो रहा है और 50 भी कम हो रहा, तो ये गलत है आंसर। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे ए माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन। 21 नंबर कहाँ है? हाँ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये है जम्मू कश्मीर में ऊला झील है। कुल्लू उतनी बड़ी नहीं है, उतनी मीठे पानी की झील नहीं है। हालांकि इसमें गोदावरी कृष्णा का जल जाता है, लेकिन दोनों बीच में है, लेकिन इतनी मीठी नहीं है जितना ऊला झील है। नल सरोवर भी नहीं है ना सांभा, सांभा तो नमकीन है। और 22वां क्वेश्चन देखते हैं, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। इसका सी होगा। और 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण देखते हैं, सही है। फिर उड़ीसा में तातापानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, यही सही है। अब नारायणी गुजरात में नहीं है, नारायणी राजस्थान में है, महाराष्ट्र में नहीं है, मतलब कि राजस्थान में है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी नहीं है बल्कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी दोस्तों, 24वां क्वेश्चन क्या है? जलोढ़ मृदा मिट्टियाँ दी गई हैं और राज्य से मिलाना कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में अधिक पाई जाती है, काली मृदा महाराष्ट्र पाई जाती है, और लाल मृदा जो पाई जाती है ये आंध्र प्रदेश में हो जाती है। और कहाँ मरुस्थली मृदा? राजस्थान में, आपको पता है। इसका आंसर मिला लीजिए, बी होगा। और 25 क्वेश्चन, नाइजर की फसल एक तिल फसल, अच्छा, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है नाइजर की फसल में? 7 से 16%, 17 से 26%, और 27 से 36%, 37 से 47%। दोस्तों, ये क्वेश्चन फैक्चुअल है। इसका जो आंसर होगा डी वाला से 37% से 47% तक तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाना,
और दूसरा क्या है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। क्या ये दोनों सही हैं? देखते हैं कौन सही है इसमें। हाँ दोस्तों, इसका जो है दूसरा सही है, फर्स्ट गलत है। क्योंकि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें नहीं उगानी चाहिए, नहीं तो उत्पादकता कम हो जाएगी। और दूसरा सही है, बी वाला। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व व्यापार, और इसको घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत द्वारा चीनी उद्योग का विकास। दूसरा, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का आरंभ। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का आरंभ। आइए देखते हैं कब क्या हुआ था। देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में कावासाकी ने, नानाभाई डाइवर ने और द बॉम्बे स्पिनर के नाम से की गई थी। देश में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में की गई थी। किसके द्वारा? ऑकलैंड द्वारा। वहीं प्रथम स्टील का उत्पादन 1874 में बंगाल में कौन सी कंपनी थी? आयरन वर्कर्स कंपनी द्वारा की गई थी। और फिर भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1930 में देवरिया प्रतापगढ़ में की हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? बी। अट्ठाईस क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर। 28 नंबर क्या कहता है? इसमें कहता है कि एक तरफ खनिज दिया है और उस तरफ उद्योग, दोनों को मिलाना है। देखिए, चूना पत्थर सीमेंट से मिलान कीजिए, फिर कॉपर का बिजली के सामान से मिलान कीजिए, ऑक्साइड का हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज का इस्पात से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसमें सारे सही है, तो इसका हो जाएगा ए। सारे मिले हुए हैं पहले से ही। 29 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 29 नंबर है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है दोस्तों। इससे अच्छी कोई ऊर्जा नहीं है आज के टाइम पे, तो डी हो जाएगा इसका। और 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई नहीं स्थित, कि बोकारो नहीं स्थित, जमशेदपुर की भद्रावती। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बोकारो दामोदर नदी पर स्थित है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर, भद्रावती भद्रा पर। तो इसका ए हो जाएगा आंसर। भिलाई नदी के तट पर नहीं स्थित है। और 31 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री चकवात तूफान ताउते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? ये उस समय करंट में था क्वेश्चन। तो देखिए, ये तो आंसर था अरब सागर से, पुराना हो गया है। और हाँ, फसल और देश मिलान करना है। रबड़ कहाँ होती है? रबड़ होती है थाईलैंड में। कहवा कहाँ होता है? ब्राज़ील में। जैतून कहाँ होता है? स्पेन में। गन्ना कहाँ होता है? ब्राज़ील में। तो कहवा जो है मंगोलिया गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 33 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? जापान, चीन, रूस, यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर चीन हो जाएगा। वही सबसे बड़ा उस समय उत्पादन करता था। ये करंट का उस समय क्वेश्चन था। और 34 नंबर देखते हैं। किस देश में कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील। देखिए,
देखिए जल विद्युत से ऊर्जा अधिक वहीं उत्पादन होगा जहाँ पर जल अधिक होगा, जहाँ जैसे कि ये ध्रुवीय देश हैं वहाँ बर्फ काफ़ी है तो जल काफ़ी है, तो इसलिए नॉर्वे ही इसका होगा आंसर। इसका हो जाएगा 34 का सी। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, वादे की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है, क्यूबा, जावा, सुलावेसी, मिंदानाओ। इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, पढ़ लीजिए। 36 क्वेश्चन, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, ब्रुनाई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। देखिए दोस्तों, तिमोर लेस्ते करता, मलेशिया करता, पापुआ न्यू गिनी, लेकिन ब्रुनाई नहीं करता इंडोनेशिया के साथ में। और 37 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पैलिनोसिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। देखिए टोंगा, तुवालू, तैवती, तो इसका हो जाएगा दोस्तों तीनों सही है, लेकिन चौथा डी नहीं है, मतलब डी नंबर 3 यहाँ नहीं है इसमें सही। 38 नंबर वो देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर कहता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इंटागुआ और बारमूडा सेंट जॉर्ज दिया है, डोमिनिको सेंटियागो दिया है, एल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर दिया है, बहमास नसाउ। इसमें निकालना किसकी राजधानी सही नहीं है, तो 38 नंबर का हो जाएगा आंसर दोस्तों डोमिनिको की राजधानी है सेंटो डोमिनिको। ना 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 दोस्तों, इंटागुआ बारबूडा की सेंट जाउस है और डोमिनिको की रसाऊ है, सेंटो डोमिनिको नहीं होगा, इस डोमिनिको की राजधानी रसाऊ है, इसका मतलब बी हो जाएगा इसका, तो बी नंबर गलत है। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम, मतलब कि क्या कहता है आरोही, मतलब कि कहता है कि बढ़ते क्रम में हमें मिलान करना है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, तो 39 नंबर का दोस्तों हो जाएगा आंसर। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है मेघालय में। नहीं दोस्तों, इसका आरोही क्रम में बताना, घटते क्रम में नहीं बढ़ते क्रम में बताना है, तो सबसे हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है मेघालय में, और दूसरा नंबर पर नागालैंड, और तीसरे नंबर पर मिजोरम, और चौथे नंबर पर अरुणाचल, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। और अगला नंबर चलते हैं, 40 नंबर, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। सबसे कम कहाँ रहा मलिन बस्तियों का, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ की बेंगलुरु, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु नहीं होगा। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया, हिमाचल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत पूछा है, इसका हो जाएगा हिमाचल। 42 क्वेश्चन चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, चंडीगढ़, दमन द्वीप की, अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप, तो 42 का हो जाएगा आंसर दोस्तों दमन द्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है। अब 43 क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, जिसकी मतलब कि 10 लाख आबादी नहीं है, कौन सा ऐसा शहर, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये जो कि उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं,
टोटल देखा जाए तो। देखते हैं, ये देखिए मुरादाबाद नगर की जनसंख्या 0.89 मिलियन है, कम है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज हैं। और अगला क्वेश्चन चलते हैं 44वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक की, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक की, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो 44 का डी हो जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते? 252, 249, 250, 253। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा कि इसका आंसर होगा दोस्तों 45 का डी नंबर 253। आर्टिकल 253 में दिया गया है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना हो। 46 नंबर। भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी? फारूक उद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन की नीलम संजीव रेड्डी। इसका दोस्तों हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 47 नंबर क्या है? राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूज क्या है? कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो कम हो, फिर सदन की कुल सदस्यता का आधा, और कि सदन की कुल सदस्यता का 1/4 कि 10 सदस्य यानी कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। मतलब जितना सदस्य है उसका 10वां हिस्सा होना चाहिए गणपूर्ति के लिए। 48 नंबर देखते हैं। 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई? मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी। देखिए ये गलत क्वेश्चन है, इसमें लगभग ये सारी भाषाएं शामिल की गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको भी माना था। 49 क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 49 का बी, अटल बिहारी वाजपेयी। 50वां देखते हैं।